हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है भू आकृतिक प्रक्रियाओं के तीसरे भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे बृहद संचलन के बारे में, जिसे हम मास वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। और बृहद संचलन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि बृहद संचलन किसे कहते हैं। तो बृहद संचलन के अंतर्गत वो सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होते हैं। और ये बृहद संचलन जो है, इनकी गति मंद से तीव्र हो सकती है। यानी ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तीव्र बृहद संचलन होते हैं और कोई मंद बृहद संचलन होते हैं। तो इस चित्र में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये बृहद संचलन हो रहा है, यानी कि मास वेस्टिंग हो रहा है, जिसमें सेलों का जो है वो बृहद जो है मलबा है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण नीचे जो है वो बह रहे हैं। और यहाँ इस चित्र में भी हम देख सकते हैं, ये चित्र भी जो है वो बृहद संचलन का चित्र है, जिसमें सेलों के बृहद मलबा जो है वो नीचे की ओर गिर रहे हैं। तो इस तरह के संचलन को हम कहते हैं मास वेस्टिंग यानी बृहद संचलन। अब बृहद संचलन की सक्रियता के कारक कौन कौन से होते हैं, ये कैसे होते हैं और कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं बृहद संचलन के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे विभिन्न कारक। पहला जो है वो है प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा पदार्थों के टिकने के आधार का हटाना। दूसरा होता है पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। तीसरा है अत्यधिक वर्षा और संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, सब विभिन्न कारक है जिसके कारण बृहद संचलन होता है पृथ्वी पे। मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना, जिसके कारण भी जो मलबा होता है वो नीचे की ओर खिसकने लगता है। झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन होना, जो अपने साथ जो है वो मलबा को बहा के ले जाते हैं जब जल जो है वहाँ पे अधिकांश होता है। और कभी कभी ये बृहद संचलन जो है वो भूकंप के कारण भी होता है। और जब प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश होता है तब भी ये बृहद संचलन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शैल के मलबा है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण वो नीचे की ओर खिसकने लगते हैं, यानी उनका स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये है विभिन्न कारक बृहद संचलन जिसके कारण होता है। आइए यहाँ हम देखेंगे कि बृहद संचलन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि बृहद संचलन जो है वो मंद गति के भी हो सकते हैं और तीव्र गति के भी हो सकते हैं। तो कुछ संचलन जो है जो मंद गति के होते हैं उन्हें हम कहते हैं मंद संचलन, और तीव्र गति के बृहद संचलन को हम कहते हैं तीव्र संचलन। अब ये मंद संचलन जो है वो मंद विरूपण यानी क्रीप भी कहा जाता है इसे, ये एक प्रकार का मंद संचलन है। और दूसरा है मृदा विरूपण, जिसे हम सॉलिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो प्रकार के मंद संचलन होते हैं। अब तीव्र संचलन को जब हम देखेंगे तो ये होते हैं चार विभिन्न प्रकार के, जिसमें आता है मृदा प्रवाह जिसे हम कहते हैं अर्थ फ्लो, कीचड़ प्रवाह जिसे हम कहते हैं मड फ्लो, भूस्खलन जिसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड, और मलबा अवधाव जिसे हम कहते हैं डेब्रिस एवलांच। अब ये भूस्खलन जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, असरपन, मलबा स्खलन और सेल स्खलन। तो ये तीन विभिन्न प्रकार के भूस्खलन होते हैं जिसे हम लैंडस्लाइड भी कहते हैं। तो यहाँ हमने जाना बृहद संचलन के विभिन्न प्रकार के बारे में। अब आगे हम जानेंगे विस्तार से इनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मंद विरूपण, जिसे हम क्रीप के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? तो इनमें पदार्थों का संचलन जो है इतना मंद गति का होता है कि उनका आभास करना भी कठिन हो जाता है, यानी वो बहुत धीरे धीरे यहाँ पे पदार्थों का संचलन होता है।
और ये मध्यम तीव्र एवं मृदा से आच्छादित ढाल पे घटित होता है। यानी जहाँ भी मंद विरूपण होता है वहाँ पे जो ढाल है वो मध्यम तीव्र के होते हैं और मृदा से आच्छादित होते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मलबा जो है वो नीचे की ओर गिर रहे हैं। तो यहाँ इस चित्र में हम मंद विरूपण को देख रहे हैं, जिसके कारण जो है वो बड़े स्तंभ झुके हुए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ स्तंभ जो है वो झुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मंद विरूपण हो रहा है। इसे हम फिर से इस चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पेड़ और यहाँ पे बाढ़ स्तंभ जो है झुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धीमी गति से मंद विरूपण हो रहा है। अब हम जानेंगे दूसरे प्रकार के मंद संचलन के बारे में, जो है मंद विरूपण, जिसे हम सॉलिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें सम्मिलित पदार्थ के आधार पे मंद विरूपण जो है वो अनेक हैं, जैसे मिट्टी मंद विरूपण और टेलस मंद विरूपण और शैल हिमानी मंद विरूपण। तो पदार्थ के आधार पे ये मंद विरूपण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे मृदा विरूपण यानी सॉलिफिकेशन के बारे में। तो ये ढाल के सहारे मंद गति से प्रवाहित मृदा के अंबार अथवा पानी से स्नेहित सूक्ष्म कण वाले शैल मलबा होते हैं और ये परिहिमानीय एवं आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये ऊपरी भाग जो होता है वो पानी से संतृप्त हो जाता है, यानी यहाँ पे मलबा जो है वो पानी से संतृप्त हो जाता है, जिसके कारण ये नीचे की ओर ढाल के प्रभाव के कारण खिसकने लगता है। जबकि नीचे वाला जो भाग होता है वो अप्रशय यानी इम्परमेबल होता है, यानी यहाँ पे जो है वो पानी का रिसाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऊपरी जो है भाग में ही पानी रह पाता है और ऊपर के भाग में मलबा जो है वो खिसकता है, जबकि नीचे जो है वो मलबा नहीं खिसकता है। तो इस तरह के मृदा विरूपण जो है वो खास तौर पे परिहिमानीय एवं आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पे ऊपरी भाग जो है वो पानी से संतृप्त होता है, जबकि नीचे सतह पे जो है वहाँ पे पानी का रिसाव नहीं होता है। अब यहाँ हम जानेंगे तीव्र बृहद संचरण के बारे में। तो पहले हम जानेंगे मृदा प्रवाह किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्थ फ्लो। तो ये आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पे होता है और यहाँ संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल पदार्थों का पहाड़ी ढालों के सहारे संचलन होता है। यानी जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं ये मृदा प्रवाह हो रहा है और इस मृदा प्रवाह में हम शीर्ष पे देख सकते हैं यहाँ पे चापाकार कगार छोड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं चापाकार कगार, और ये चापाकार कगार हमें सिर्फ मृदा प्रवाह में ही देखने के मिलते हैं। और नीचे जो है यानी पदांगुली के पास एकत्रित जो भार होते हैं वो दिखते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एकत्रित भार देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो आकृति है वो हमें सिर्फ मृदा प्रवाह में ही देखने के लिए मिलता है और ये आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पे होता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं ये भी मृदा प्रवाह को दर्शा रहा है। अब हम जानेंगे कीचड़ प्रवाह किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मड फ्लो। तो भारी वर्षा के कारण अपक्षयित पदार्थों के मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं और ये धीरे धीरे अथवा तीव्रता से नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं और इनका निश्चित वाहिकाएं होते हैं, यानी कि इनका बहाव जो है वो निश्चित वाहिकाओं के सहारे होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है कीचड़ प्रवाह हो रहा है और इस चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे जो यहाँ पे मलबा है वो भारी वर्षा के कारण जो है वो निश्चित वाहिकाओं के सहारे नीचे की ओर बह रहा है और ये होता है जब भारी वर्षा होता है
और ये ज़्यादातर कीचड़ प्रवाह जो है ये उद्गारित ज्वालामुखी के ढाल पे पाए जाते हैं जब वहाँ पे भारी बारिश होता है। तो यहाँ हमने जाना है मड फ्लो यानी कीचड़ प्रवाह के बारे में। आइए अब हम जानते हैं मलबा अवधाव यानी डेब्रिस एवलांच किसे कहते हैं। तो ये आर्द्र प्रदेशों में तीव्र ढालों पे संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है ये मलबा अवधाव है और ये कीचड़ प्रभाव से बहुत तीव्र होता है तथा हिम अवधाव के समान होता है। अब हम जानेंगे भूस्खलन जिसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। तो भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अगम्य संचलन होता है, यानी ये तीव्र गति से यहाँ पे मलबा जो है वो नीचे की ओर खिसकते हैं और इसमें संकलित होने वाले पदार्थ जो है वो शुष्क होते हैं। आइए इस चित्र में जो हम देख रहे हैं वो है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह शुष्क शैल मलबा जो है वो नीचे की ओर बह रहे हैं यानी गिर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड जो है भूस्खलन और ये तीव्र गति से होते हैं और इसमें पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पे ये जो भूस्खलन है वो कई तरह के होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के भूस्खलन जो है असरपन। तो यहाँ असरपन में जो है पास्ट आवर्तन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयाँ जो हैं वो नीचे की ओर खिसकते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे जो है इकाई जो है रॉक मलबा वो नीचे की ओर खिसकते हैं और इनमें जो है पास्ट अवतरण जिसे हम बैकवर्ड रोटेशन कहते हैं वो भी मिलता है, यानी यहाँ मलबा का बैकवर्ड रोटेशन होता है और यहाँ कई इकाइयों में जो है वो शैल मलबा का बहाव होता है नीचे की ओर। तो इसे हम कहते हैं असरपन या स्लम्पिंग। अब जानेंगे हम मलबा स्खलन के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो शैल मलबा नीचे की ओर खिसकते हैं, बट यहाँ पे अवतरण के बिना ही मलबा जो है वो तीव्र लोटन या स्खलन मलबा नीचे की ओर गिरते हैं, यानी यहाँ बैकवर्ड रोटेशन जो है वो शैल मलबा का नहीं होता है। और इस चित्र में जो हम देख रहे हैं ये मलबा स्खलन है। शैल स्खलन किसे कहते हैं? तो शैल स्खलन में जो है किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना या उनका पतन होना शैल स्खलन कहलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है इसे हम कहते हैं शैल स्खलन, जहाँ पे बड़े शैल खंड जो है वो ढाल के सहारे नीचे गिर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बृहद संचलन किसे कहते हैं, व्हाट इज मास वेस्टिंग, और बृहद संचलन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होता है और इनके प्रकार को हमने विस्तार से जाना। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे अपरदन एवं निक्षेपण के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे मृदा निर्माण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।